गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर जर्मनी में आ गए और आज हम लोग देखेंगे कि द नाजी एट वर्ल्ड व्यूज, नाजियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था। तो जो नाजियों का विश्व दृष्टिकोण था वही हिटलर का भी था। वे दोनों एक दूसरे के क्या थे, मिले हुए थे, एक दूसरे के लिए बने हुए थे दोनों। और इनका व्यू क्या था भाई? तो पहला व्यू था कि बिलीव इन रेसिज्म, मतलब कि एक रेस जो है, एक जात वाले जो श्रेष्ठ होते हैं और एक हायरार्कीज होते हैं जिसमें सबसे बेस्ट जो है ब्लॉन्डेड, ब्लू आइज, नॉर्डिक जर्मन आर्यन इज दी बेस्ट रेस इन दी वर्ल्ड। और सबसे नीचे उसने रखा था जहां तक किसको, जेविस को, किसको रखा था? जेविस को रखा था उन्होंने कि ये सबसे लो कैटेगरी के लोग हैं। उसके बाद जिप्सी जो हैं ये भी लो कैटेगरी के हैं। इसी तरह से आप देखिएगा, और इनसे उन्होंने घृणा करते थे। उनका कहना क्या था कि अरे डार्विन के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। और आप जानते हो कि डार्विन वाज अ नेचुरल साइंटिस्ट, वह उत्पत्तिवाद के सिद्धांत पर विश्वास करता है। उत्पत्तिवाद कैसे हुआ, प्लांट और एनिमल्स का। उसी तरह जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उनका कहना था सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, मतलब फिटेस्ट व्यक्ति ही, सक्षम व्यक्ति ही सर्वाइव कर सकता है। और इसी थ्योरी को लेकर हिटलर चल रहा था कि वही सर्वाइव कर सकता है जो सक्षम है, बलवान है, मजबूत है। इसलिए हम नाजियों को, हम जर्मन वाले को, हम जर्मन जो आर्यन है, नॉर्डिक जो आर्यन है, हमें क्या होना चाहिए? सक्षम होना चाहिए। और वैसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है जो क्या है, जो जेविस हैं, जिप्सीज हैं, या नन आर्यन हैं, नन जर्मन आर्यन हैं। इज इट क्लियर? अब मैं आगे चल रहा हूं। इनका और क्या था कि बिलीव इन द मिलिट्रिक वे ऑफ लाइफ, कि हमें कैसे एक मिलिट्री जैसा जिंदगी व्यतीत करना चाहिए और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं। और क्या कहता था? जर्मनी बिकम अ वर्ल्ड पावर। वो चाहते थे कि जर्मनी को हम विश्व शक्ति के रूप में सामने ला दें। उनका कहना तो यहां तक था कि अगर जर्मन वाले मुझे साथ दें तो मैं जर्मनी को स्वर्ग बना दूंगा, इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि पूरे यूरोप को जीत लूंगा। और इसी चीज को उन्होंने मतलब अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उन्होंने लाया। उसी को उन्होंने कहा लेबेंसरम, इट इज अर्थ पॉलिटिक्स, इट इज अर्थ पॉलिटिक्स। भू राजनीति थी, भू राजनीति को स्थाती है, लैंड पॉलिटिक्स। इसमें क्या था भाई कि हमें अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए, विकास करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं। और इसी के तहत वो क्या चाहता था कि पूरे यूरोप पर हम अपना अधिकार जमा लें, तब जाकर जर्मनी जो है सक्षम राष्ट्र बन सकता है। आगे देखोगे उनका कहना था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट्स, और इसके तहत वो रेशियल स्टेट स्थापित करना चाहता था कि केवल इस स्टेट में केवल जर्मन आर्यन ही रहेंगे, दूसरा नहीं रहेगा। और इन यहूदियों को यहाँ से मार भगाया जाए, इन जिप्सियों को यहाँ से मार भगाया जाए। जो पोलिश है और पहला ट्रायल उन्होंने कहां पर किया इसके लिए? जो पोलैंड था उस एरिया में, वहां पर आक्रमण किया। अब मालूम होगा चेकोस्लोवाकिया पर 1938 में आक्रमण किया था, किसने? हिटलर ने। और वहां के बहुत से क्षेत्रों को जीत लिया था। और वहां पर बहुत सी उस क्षेत्र को खाली कराकर वहां जर्मन वालों को भरना शुरू कर दिया। और क्या था? गिफ्टराइजेशन व्यवस्था कर दी कि केवल यहाँ यहूदियों को ले जाकर के उस गिफ्टराइजेशन में रखा जाए, जो बनाया गया था कॉलोनी टाइप का पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में नहीं। और वहां पर उनके सारे सामान छीन लिए जाते थे और उनको क्या कहोगे, एक शरणार्थी का, रिफ्यूजीज का जिंदगी जीने के लिए विवश कर दिया गया। किनको? यहूदियों को, जिप्सियों को, नन जर्मन वालों को। और इस प्रकार से वह इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, रेशियल स्टेट स्थापित करने का प्रयास किया था। और उन्होंने
इसके तहत जो है बढ़ा चढ़ाकर चीजों को लाने का प्रयास किया कि जर्मन में वही निवास करेगा जो जर्मन का रहने वाला है, जो केवल का है, आर्यन से। और उन्होंने अन्य लोगों को दबाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। और इसी के तहत आप देखोगे ये कहा गया था आर्ट ऑफ मारने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा ऐसा फैलाया कि सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो क्या था, जनसंहार था, मारने के लिए थी। जैसे उन्होंने क्या कहा था, लास्ट सॉल्यूशन, उसको उन्होंने कहा था फाइनल सॉल्यूशन। मास डिस्ट्रक्शन को उन्होंने क्या कहा था, फाइनल सॉल्यूशन। उसी तरह आप देखोगे जीनोसाइड्स को, जो लोगों को या तो इथोनेशिया किसको कहा गया, मर्सी डेथ को। मर्सी डेथ मतलब जो अपाहिज है, जो बीमार है, जो जर्मन नहीं है, उसको मार डालना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है, उसको कहा मर्सी डेथ। और इसी तरह उन्होंने कहा किसको, deporting people to gas chamber to die, deporting people to gas chamber and die, that is called evacuations। ऐसा नाम दिया प्रोपेगेंडा में, ताकि लोग समझे अरे कितना अच्छा नाम है, कितना अच्छा चीजें हैं। और एक जगह जहां गैस चैम्बर रखा था उसको उनका डिसइंफेक्शन एरिया, डिसइंफेक्शन एरिया उसका नाम दिया, समझ रहा है। और वहां पर लोगों को ले जाकर के गैस चैम्बर, बाथरूम ऐसा बनाया गया था, बाथरूम ऐसा लगता था कितना सुंदर है, वहां झरने जैसे बनाए गए थे। और वो तो क्या थे, गैस चैम्बर थे, जहां लोगों को बैठा कर सामूहिक रूप से और मार डाला जाता था। बताओ ऐसी बात होनी चाहिए। एक है हिटलर जो 2000 लड़ाई लड़ रहा था, एक तो विश्व के अन्य देशों के साथ, और दूसरा अपने घर के अंदर जो यहूदी थे, जो जिप्सीज थे, जिसको घृणा करता था, उनको मार रहा था। अब आगे आप देखोगे इनकी एक और है, ये था क्या चीज, अबाउट द यूथ, जो जर्मनी में रहने वाले यूथ थे, उनके साथ इनकी स्थिति क्या थी भाई। तब आओगे, चलता हूं आगे, तब देखोगे इसमें उन्होंने दिया था व्यू अबाउट यूथ, व्यू अबाउट द यूथ। उनका कहना था कि किसी देश को यदि आगे बढ़ाना है तो वहां के यूथ को उस ओर मोड़ दो, तो क्यों ना यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बच्चों को जर्मन आइडियोलॉजी बताया जाए, जो नाजीज, जो आइडियोलॉजी है, जो दृष्टिकोण है, वही बताया जाए। उनके मन में यहूदियों प्रति बचपन से घृणा पैदा कर दिया जाए, ताकि वे एक साथ नहीं बैठ पाए। और स्कूलों से भी यहूदी टीचरों को हटा दिया गया। यहूदी बच्चे और जर्मन बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते, जर्मन आर्यन एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। और उनको सुपरमेसी का भान दिलाया गया। और आपको मालूम होगा कि 14 वर्ष से कम उम्र, 10 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र को जनफोल कहा जाता था, जो भोल के नाम से जाना जाता था। और उन्हें यही सब ट्रेनिंग दी जाती थी कि सबसे बेस्ट हमारा ये देश है, हमें अपने देश का विकास करना चाहिए और यहूदियों से, इजिप्शियों से घृणा करना चाहिए, ये अच्छी नहीं है, आप एकदम सुपीरियर हो। दूसरा उन्होंने 14 ईयर से 18 ईयर के जो बच्चे थे उनके लिए क्या किया था, उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसको आगे चलकर उसका नाम क्या दिया, हिटलर क्लब। हिटलर क्लब के नाम से उसको जाना गया, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। और उसमें जो है उन बच्चों को केवल आर्मी की शिक्षा दी जाती थी, एक अच्छा शेर बनने की शिक्षा दी जाती थी। और जब 18 वर्ष को हो जाते थे, 18 ईयर्स के, उसके बाद उनको जो है सैनिकों के शरीर में रखा जाता था, सोल्जर के शरीर में रखा जाता था और उन्हें वहां पर भेज दिया जाता था। कहां पर,
लड़ाई के मैदानों में भेज दिया जाता था। इस तरह से इन्होंने अपने युद्ध को ऐसे ही सजाने का प्रयास किया ताकि उनमें केवल घोर राष्ट्रवाद की भावना आ जाए जर्मनी के प्रति, और दूसरे जो देश हैं उनके प्रति प्रतिशोध की भावना आ जाए। अगला देखोगे आप कल्ट ऑफ मदरहुड। अब कल्ट ऑफ मदरहुड एक मातृत्व के बारे में क्या विचार था भाई? तो उनका कहना था कि भाई पुरुष और स्त्रियां समान नहीं हो सकती हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं। पुरुषों को क्या होना चाहिए? बलशाली होना चाहिए, स्त्रियों को घर में रहना चाहिए, और स्त्रियों को एक अच्छा मां बननी चाहिए। स्त्रियों को अपने बच्चों को जर्मन शिक्षा देना चाहिए, और एक बहादुर बच्चा बनाना उनका पुनीत कर्तव्य है। किनका कहना था? हिटलर का था, नाजियों का दृष्टिकोण था। और क्या था कि ये जो है दूसरे यहूदियों से शादी नहीं कर सकते, अगर शादी करेंगी उनको मार डाला जाएगा। वो निम्न क्वालिटी के क्या होंगी? मां होंगी, और उनको जर्मनी में रहने का अधिकार नहीं है। और इसके लिए जो जितने बच्चे जन्म देंगे, जो जर्मन औरतें जितनी जन्म देंगी बहादुर बच्चों को, उनको उसके हिसाब से प्राइज दिए जाएंगे, क्रॉस दिए जाएंगे। जो 4 बच्चों को जन्म देगी उसको ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाएगा, जो 6 बच्चों को जन्म देगी उसको सिल्वर दिया जाएगा, सिल्वर क्रॉस दिया जाएगा, और जो 8 बच्चों को जन्म देने वाली मां होगी उसको गोल्डन क्रॉस दिया जाएगा। और इन माताओं को हर एक जगहों पर हर एक चीज फ्री दिया जाएगा, अच्छी व्यवस्थाएं दी जाएगी इनको, लेकिन बस इनको एक अच्छा मां बनना होगा। और यहूदियों के लिए तो उन्होंने, हिटलर ने क्या कर दिया था? एक लॉ बनाया था, लग्जेमबर्ग, द एक्ट ऑफ लग्जेमबर्ग 1935। उसके अंदर क्या कहा था कि सबसे बेस्ट कौन होंगे? जर्मन नागरिक ही होंगे, उन्हीं को सारी सुविधाएं दी जाएंगी, यहूदियों को कोई सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, यहूदियों को कोई सुविधाएं नहीं दी जाएगी, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना गया, और उनके सारे अधिकार उन्हें छीन लिए गए थे। यहां तक उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको यह सिखाया गया घृणा करो इनसे, ये बहुत निम्न कोटि के इंसान हैं। इस तरह की भावनाओं को पैदा किया गया था, और माताओं का महिमा मंडन किया गया। कहां पर? जर्मनी में। और इस तरह देखा जाए तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा कि किस तरह इटली, जर्मनी और जापान ने तांडव मचा रखा था। अब लगता था कि बस चारों तरफ यही स्थितियां होंगी, नरसंहार ही होंगे। लेकिन आगे चलकर 1945 में जब युद्ध समाप्त हो गया, जब जर्मनी में इनके मंत्री और हिटलर अपने परिवार के साथ अपने को मार डाले, जापान भी हार गया। उसके बाद जब शांति स्थापित हुई तब पाया गया जर्मनी में कितना नरसंहार हुआ है। जो बचे थे यहूदी उन्होंने अपनी आत्मकथाएं कहनी शुरू कर दी, यहां तक कि बलात्कार कर दिया गया, जो भी डॉक्यूमेंट थे उसको जला दिया गया ताकि किसी तरह का चिन्ह न मिले कि नाजियों ने इस तरह का घिनौना कार्य किया होगा, मानवता के प्रति एक ऐसा कलंक किया होगा। लेकिन कुछ जो बच गए थे, जिन्होंने अपना आत्मकथाएं लिखी थी, उसके माध्यम से ये पता चला कि किस तरह नाजियों ने यहूदियों के साथ यानी जातियों के साथ कार्य किया था, घिनौना कार्य किया था। और हम पाते हैं कि जब जर्मन हार गया उसके बाद फिर से एक बात तो सामने आ गई जरूर, अमेरिका का सामने भी या रूस के सामने भी, कि फिर से जर्मनी जैसे मैंने वर्साई की संधि जैसे की गई थी वैसे किसी भी देश के साथ नहीं किया जाए। और हमने आपको बताया था कि आगे चलकर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ की स्थापना की गई। जर्मनी को फिर 3-4 भाग में बांटा गया था, जिसमें पूर्वी जर्मनी रशिया को दिया गया था और पश्चिमी जर्मनी ब्रिटेन, फ्रांस और किसको संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया था। बाद में चलकर 1990 के बाद
जो जर्मनी थे, पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी को मिलाकर फिर जर्मनी को यूनिफाई कर दिया गया, जो आज जर्मनी एक विकसित राष्ट्र में आगे बढ़ रहा है और विकास कर रहा है। बेटे हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, जो समझ नहीं आएगा फिर पूछिएगा और फिर हम मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।